अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर 5 के हवाले से। इससे पहले हम 3 टॉपिक्स आई थिंक फोर लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव रेज। आज हमारे पास अगला टॉपिक है दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है बेटा? रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस disintegration of nuclei of atom। ठीक है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तो उसे उस अमल को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, डिसइंटीग्रेट से क्या मुराद है? डिसइंटीग्रेट से मुराद ये बेटा कि वो अपने अपने आप को लूजन करने लगे। ठीक है, मतलब इस तरीके से कि लाइक अगर मैं आपके सामने एक एटम ड्रॉ करूं फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मान लीजिए एक एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इस एटम के शेल्स हैं। ठीक है, एक एटम है मेरे पास, ये इस एटम के शेल्स हैं। अब अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हर चीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर टेंडेंसी रखी है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक लिमिट रखी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक ग्लास है। ठीक है, अगर मैं इस ग्लास में बिल्कुल यहाँ ऊपर तक टॉप तक पानी भर दूँ, बिल्कुल बिल्कुल सरफेस के, जैसे कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर भी पानी की जगह ना रहे उसमें, इस ग्लास में मैं इतना पानी भर दूँ, और भरने के बाद अगर मैं इस ग्लास को इस जगह से उठाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करूं, तो इस शिफ्ट के दौरान ऑब्वियसली क्या होगा कि इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है इस ग्लास के अंदर कि वो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पे से गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह ने ये जो न्यूक्लियस है ना एटम का बेटा, इस न्यूक्लियस की भी एक सर्टेन टेंडेंसी रखी है, एक सर्टेन वैल्यू रखी है कि ये अपने अंदर इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन रख सकता है। अगर हम इसमें ज़बरदस्ती ठूस ठूस कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भर दें, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर भर दें, तो ये न्यूक्लियस जो है ये ओवरलोडेड हो जाएगा। इस ओवरलोड की वजह से अगर ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस इस एटम को मिलेगी तो ये न्यूक्लियस अपने अंदर से इनविजिबल रेडिएशंस निकालना शुरू कर देगा, और इन इनविजिबल रेडिएशंस का निकलना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है, अल्फा बीटा एंड गैमा। अगर आप लोग को याद हो तो चैप्टर 1 में न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने समझाई थी आप लोगों को, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझाते वक्त मैंने आप लोगों को एक मौलाना साहब की मिसाल दी थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो उस वक्त जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री समझाई थी ना, तो वो बस वही मिसाल, वही एग्जाम्पल यहाँ पर आप अप्लाई कर लें तो आपको याद आ जाएगी, और मेरे ख्याल से वो एग्जाम्पल ऐसी थी कि वो आप लोगों को याद भी होगी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? एटम में से इस तरह की इनविजिबल रेडिएशंस का निकलना रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। अब ये इनविजिबल रेडिएशंस क्यों निकलती हैं? क्योंकि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, अगर उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ठूस के भर दिए जाएं तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और जैसे ही उसको ज़रा सा भी डिस्टर्ब किया जाता है, उसको उस डिस्टर्बेंस की वजह से वो न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा की सूरत में रेडिएशंस निकाल देता है, जिसकी वजह से जो ये ओवरवेट हुआ हुआ होता है ये हल्का होने लग जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कि अक्सर हमारी वालदाएं जो है हमें कहती है ना, हम कबर्ड में जो है वो कपड़े जो है हम अपने कबर्ड में ज़रा तरतीब के साथ रख लें, तो अगर हम कपड़ों को बहुत ज़्यादा पैक करके उनकी जगह, कबर्ड में जितनी जगह है उसके बाद हम ज़बरदस्ती उसके अंदर कपड़े ठूस ठूस के भर दें, तो क्या होता है कि कुछ टाइम कपड़े अंदर ही रहते हैं, लेकिन कपड़ों का जोर इतना ज़्यादा गेट पर या कबर्ड के दरवाजे पर पड़ता है कि कबर्ड उसके जोर से भी खुल जाता है। तो ये जो अल्फा बीटा गैमा रेस का निकलना है ये ऐसा ही है।
कि ओवरलोड हो चुका है, कुछ टाइम तक वो रखेंगे, रख लेगा अपने अंदर न्यूक्लियस, लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस उस पर अप्लाई होगी, तो वो इनविजिबल रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देगा। ठीक है बेटा? तो ये थी हमारे पास बात रेडियो एक्टिविटी की। अब रेडियो एक्टिव रेज 3 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं, इस बारे में हमें कैसे पता? हाउ वी नो कि रेडिएशंस 3 तरह की ही होती हैं, किसी और तरह की रेडिएशन नहीं हो सकती? तो इसके हवाले से हम रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप यहाँ पर अगर चाहें तो इसे नोट कर लें, हम आगे मूव करेंगे। रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इन्होंने ये साबित किया कि जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, अल्फा बीटा गैमा, ये 3 तरह की होती है, अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस। इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो एक्सपेरिमेंट मैं अभी आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली। ये जो आप सामने की तरफ इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, ये जो सामने की तरफ आप एक स्क्रीन सी देख रहे हैं जिस पर ये ग्रीन, रेड और ब्लू लाइंस आकर हिट कर रही हैं, इस हिस्से को या इस चीज को हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज होती है सर? अगर ये किसी को नहीं पता तो देखें, फोटोग्राफिक प्लेट आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हम अपने बोन्स वगैरह के एक्सरे करवाते हैं ना, तो वो जो एक्सरे, बोन्स वगैरह के जो एक्सरे हमें मिलता है, उसका रिजल्ट एक ब्लैक सी शीट पर मिलता है। वो जो ब्लैक सी शीट होती है ना, उसे कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगा दी यहाँ पर। अच्छा, ये जो ब्लैक सी शीट है, ये शीट की सूरत में होती है और ये इनविजिबल रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए है। जब इसके ऊपर कोई इनविजिबल रेडिएशन टकराती है ना इस ब्लैक सी शीट पर, जिसे हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, तो जहाँ पर भी कोई ऐसी इनविजिबल रेडिएशन आकर टकराई होती है, वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद से स्पॉट्स आ जाते हैं, जैसे एक्सरे में हमारे बोन्स की इमेज बनती है ना, वैसे। तो उससे हमें पता चल जाता है कि यार यहाँ पर कोई इनविजिबल रेडिएशन आकर टकराई है। ठीक है ना? तो ये इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। इस फोटोग्राफिक प्लेट के बिल्कुल सामने इन्होंने रखा है लेड बॉक्स। ये है लेड बॉक्स, बिल्कुल सामने है फोटोग्राफिक प्लेट के। ठीक है? और इस लेड बॉक्स में इन्होंने एक एलिमेंट रखा है। इस लेड बॉक्स के अंदर, लेड बॉक्स एक बॉक्स है लेड का बना हुआ, उसके अंदर इन्होंने एक समझ लो अम, आधा 1 किलो का जो है ना एक सॉलिड सब्सटेंस रखा है। और ये सब्सटेंस क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। याद रहे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें से रेडियो एक्टिव रेज यानी अल्फा बीटा गैमा रेज निकल सकती हूँ। ठीक है ना? और इस ब्लॉक में एक बात यह है कि ब्लॉक जो है वो लेड का बना हुआ है और इस ब्लॉक का यहाँ पर कैप है, जो अभी ढका हुआ है, कैप लगा हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ना, वो हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है, हर वक्त। ठीक है? हर वक्त अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करता है, लेकिन इसको लेड बॉक्स में हमने इसलिए रखा है क्योंकि लेड एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर से रेडियो एक्टिव रेज बाहर नहीं निकल पाती। रेडियो एक्टिव रेज उसके अंदर फंस जाती हैं, तो वो बाहर नहीं निकलती, इसलिए हमने लेड में रखा है। ठीक है? अब क्या किया रदरफोर्ड साहब ने, एक और चीज क्या की कि इन्होंने इस ब्लॉक के, रेड ब्लॉक के और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में जो ये फासला आपको नजर आ रहा है, इसके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने क्रिएट की बिटवीन, कहाँ क्रिएट की? बिटवीन फोटोग्राफिक प्लेट और लेड ब्लॉक में, फोटोग्राफिक प्लेट एंड लेड ब्लॉक और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, बहुत ही हाई पावर की। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है बेटा? कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो, मान लो ये 2 मेटल की प्लेट्स हैं मेरे पास, लंबी लंबी रॉड्स हैं। ठीक है? इन मेटल की प्लेट्स को मैंने वायर के जरिए एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। वायर के जरिए इन मेटल की प्लेट्स को मैंने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, अब जब हमने इनको टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, तो ये वाली जो प्लेट है,
ये नेगेटिवली चार्ज हो गई और ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स और ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। अब क्या है, अब देखो, अगर मैं इन प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज ला के रखूँ, एक रैंडम एक पॉजिटिव चार्ज ला कर रखूँ और एक रैंडम मैं इलेक्ट्रिक चार्ज ला के रखूँ, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में रख रहा हूँ, यानी कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ ले आया, पहले पॉजिटिव ला रहा हूँ फिर नेगेटिव ला रहा हूँ। अच्छा, जब मैं पॉजिटिव चार्ज रखूंगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट इसको खुद से दूर धक्का देगी और नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज जब रखूंगा तो नेगेटिव प्लेट इसको खुद से दूर धक्का देगी, पॉजिटिव प्लेट जो है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन अच्छा, अगर यही चार्जेस मैं यहां या यहां रख दूं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, चार्जेस कहीं मूव नहीं करेंगे। यानी कि इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है क्या, कि इन चार्जेस पर जो भी असर हो रहा है, इन इन चार्जेस पर जो भी असर हो रहा है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में हो रहा है और इन दोनों प्लेट्स के अलावा नहीं हो रहा। तो जिस रीजन में, जिस एरिया में इन चार्जेस के ऊपर ये फोर्स और ये फोर्स असर अंदाज हो रही है, इस एरिया को, इस रीजन को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, इस एरिया को कहा जाता है भाई सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। चलें ठीक है, यानी कि अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन किसी को देखनी है तो एन एरिया वेयर स्मॉल टेस्ट चार्ज, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने रखा था इसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, एन एरिया वेयर स्मॉल टेस्ट चार्ज ऑब्जर्व अ इलेक्ट्रिकल फोर्स। एक ऐसा एरिया जहां पर एक टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई हो जाए उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट और लेड ब्लॉक के बीच में एक बहुत ही हाई पावर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की। ठीक है, अब ये जो इन्होंने एक हाई पावर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, इससे क्या होगा अब देखिएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस ढक्कन को जो यहाँ पर इस ब्लॉक पर लगा हुआ है, लेड ब्लॉक पर, इस ढक्कन को हटा दिया। अच्छा, जैसे ही ढक्कन को हटाया होगा वैसे ही रेडिएशंस जो इस एलिमेंट में से निकल रही होंगी, कंटिन्यूसली ब्लॉक में फैल रही होंगी, वो यहाँ से सीधे निकलना शुरू हो गई होंगी। अच्छा, जब ये रेडिएशन यहाँ से सीधे निकल रही होंगी तो अब क्या होगा, अब इन रास्ते में आते हुए जैसे ही ये रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुई, यानी कि इस रास्ते पर आई, तो कुछ रेडिएशन लेफ्ट साइड की तरफ बेंट हो गई, कुछ रेडिएशन राइट हैंड साइड की तरफ बेंट हो गई होंगी और कुछ रेडिएशन बिल्कुल सीधी आ गई। ठीक है, अच्छा, अब देखो रदरफोर्ड को ये रेडिएशन का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, रदरफोर्ड साहब को रेडिएशन का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो सर रदरफोर्ड को नजर क्या है, रदरफोर्ड को बेटा सिर्फ ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, इस फोटोग्राफिक प्लेट पे इसको कुछ सफेद सफेद धब्बे उल्टे हाथ पे कॉर्नर पे नजर आए, कुछ सफेद सफेद धब्बे सीधे हाथ पे कॉर्नर पे नजर आए, कुछ सफेद सफेद धब्बे इसको यहाँ बिल्कुल सामने की तरफ नजर आए। ठीक है, ये तीन जगहों पर इसको इस तरीके से स्पॉट्स नजर आए। समझ गए बेटा। अच्छा, अब रदरफोर्ड ने ये नतीजा खस किया कि यार अगर यहाँ इस कॉर्नर पर स्पॉट्स हैं वाइट वाइट, तो हुआ क्या होगा कि कुछ रेडिएशन ऐसी होंगी जिस पर यकीनी तौर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस तरफ आई होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थी नेगेटिव प्लेट। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट होता है। फिर इसने कहा कि अगर कुछ धब्बे यहाँ नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ रेडिएशन इस कॉर्नर पर भी आई है, और इस कॉर्नर पर जो रेडिएशन आई होगी वो लाजमी सी बात है, वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगी। क्यों नेगेटिव चार्ज होगी? क्योंकि इस तरफ इस कॉर्नर पर पॉजिटिव प्लेट थी।
तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज ही आता है, ठीक है? और कुछ रेडिएशंस बिल्कुल सीधी चली गई, तो वो इस बात की अलामत है कि इनके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। अगर इन पे कोई चार्ज होता तो इनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का असर होता, लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो शुरुआत में जब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, तो रदरफोर्ड ने कहा था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रेज दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। उसने ये 3 चार्जेस बताए थे कि भाई ये 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं। बाद में इनको नाम दिया गया, पॉजिटिव रेज को अल्फा रेज, नेगेटिव रेज को बीटा रेज और न्यूट्रल रेज को गैमा रेज नाम दे दिया गया। बस पहले सबसे पहले डिस्टिंग्विश जो किया वो रदरफोर्ड ने पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के दरमियान किया। अल्फा, बीटा और गैमा का नाम भी रदरफोर्ड ने ही दिया था। मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अब एक मजीद बात यह है कि आप यहाँ पर इसको मतलब कोई पिक्चर वगैरह लेकर इसको नोट कर लें। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज की तरफ। इन तीनों रेडिएशंस की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। बेटा तो ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा रेज। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज नोट्स में भी हमने लिखी हुई हैं जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। कुछ पॉइंट्स इसमें से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे कि अल्फा रेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज में दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई थी, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ था, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए थे। जब ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गए तो इससे हमें पता चला कि भाई अल्फा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, ये मटेरियल पार्टिकल होते हैं। मटेरियल किस चीज़ को कहते हैं बेटा? मटेरियल ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी चीज़ से टकरा कर बाउंस बैक हो जाए, ठीक है? किसी चीज़ से टकरा कर बाउंस बैक हो जाए बजाय उसमें से पास ऑन हो जाने के। जैसे कि सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है तो क्या होता है, हमारा शेडो बनता है। हमारा शेडो क्यों बनता है? हमारा शेडो इसलिए बनता है क्योंकि वो जो सूरज की रोशनी है वो हमारी बॉडी में से पास होकर पीछे नहीं गई, बल्कि हमारी बॉडी से टकरा कर किसी और रास्ते पर चली गई, ठीक है ना? अगर हमारी बॉडी में से सूरज की रोशनी पास हो जाती तो हमारी बॉडी का कभी भी शेडो नहीं बनता, ठीक है? जो भी मटेरियल रेडिएशन होती है बेटा, याद रखिएगा, जो भी चीज़ मटेरियल होती है वो मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा कर बाउंस बैक हो जाती है बजाय इसके कि वो उसमें से पास हो जाए, ठीक है? उसे कहते हैं हम मटेरियल। लेकिन अच्छा, ये मतलब नहीं है इस बात का कि वो किसी भी चीज़ में से पास नहीं होती। कुछ चीज़ों में से पास हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में से पास नहीं हो सकती। अच्छा, अगर अल्फा पार्टिकल के मास की बात करें तो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर अल्फा पार्टिकल का मास होता है। अच्छा, ये हीलियम की न्यूक्लियस वाली बात क्या है, ज़रा इसको समझ लें। देखिए, हीलियम एक एलिमेंट है और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, मास नंबर होता है 4। यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्लस 2 के दोनों को जब प्लस कर लेते हैं तो 4 AMU इसका मास बनता है, ठीक है ना? तो यानी कि जब हम अल्फा लिखते हैं तो अल्फा का चार्ज नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसा होता है। अब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं जिसका चार्ज इसका क्या बन जाता है, 2, यानी एटॉमिक नंबर टाइप, ठीक है? और एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर कहना सही नहीं है, ठीक है? और मास नंबर जो है इसका वो क्या बन जाएगा बेटा? मास नंबर इसका बन जाएगा 4। क्यों? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, टोटल प्लस कर लेंगे तो 4 AMU बन जाएगा, ठीक है ना? तो ये है मास अल्फा रेस का। अच्छा, इनकी पेनिट्रेशन पावर की बात करें। पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पेनिट्रेशन का मतलब होता है धस जाना किसी चीज़ में, किसी चीज़ का घुस जाना। जैसे कि अगर हमारे सामने एक बोरे में मट्टी भर के रखी जाए और उसके ऊपर आप बुलेट फायर करें, तो वो बुलेट फायर जो है वो उस मट्टी की बोरी में धस जाती है, फँस जाती है। अक्सर आपने शूटिंग रेंज पे टीवी वगैरह में शायद देखा हो, शूटिंग रेंज पे इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं ताकि जिन पर हम बुलेट्स फायर करते हैं, तो बुलेट्स जो होती हैं वो उस मट्टी के अंदर फँस जाती है। उसे कहते हैं पेनिट्रेट कर जाना, धस जाना, किसी चीज़ में पास हो जाना। तो अल्फा रेज़ जो हैं वो चूँकि हाई मास होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों में से पास नहीं हो पाती। जैसे कि मतलब अगर मैं एक पेपर रखूँ और उसपे से भी अल्फ़ा रेज़ पास करूँगा तो उस पेपर की थिकनेस में से भी अल्फ़ा रेज़ पास नहीं हो पाएगी,
ठीक है? तो ये इतनी मटीरियल नेचर की रे होती है। इसके बाद आ जाते हैं बीटा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि ये पॉज़िटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, बीटा रेज़ भी अल्फ़ा की तरह मटीरियल नेचर के होते हैं, ठीक है? अच्छा, बीटा का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। याद रहे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.11 एक्सपोनेंट -28 ग्राम्स, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है और यही मास जो है वो बीटा का भी होता है बेटा, ठीक है? अच्छा, इसके बाद बीटा रेज़ की जो पेनिट्रेट करने की सलाहियत होती है वो अल्फ़ा के मुकाबले में ज़्यादा होती है, सही है? यानी कि अगर मैं एक पेपर में से अल्फ़ा रे को हिट करूँ एक पेपर पे और बीटा रे को हिट करूँ, तो पेपर में से अल्फ़ा रे तो पास नहीं होगी, वो टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन बीटा रे उस पेपर में से पास हो जाएगी। ठीक है ना? तो अल्फ़ा रे के मुकाबले में बीटा की जो पेनिट्रेट करने की सलाहियत है, किसी चीज़ में से पास होकर आने की इजाज़त है, सकत है, ताकत है, वो बीटा की ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं गामा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ पर। तो गामा रेज़ की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो दे दे आर नो नॉट मटीरियल इन नेचर, ये मटीरियल नेचर के नहीं होते। ठीक है, गामा रेज मटेरियल नेचर के नहीं होते और दे आर अच्छा दे हैव नो चार्ज। पहली बात तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी बात, ये नॉन मटीरियल नेचर के होते हैं। अब नॉन मटीरियल का मतलब क्या हुआ? नॉन मटीरियल का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों में से पास होने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है? ये मुख्तलिफ चीज़ों में से पास ऑन हो जाने की सलाहियत रखते हैं। और तीसरी बात क्या है कि अच्छा, तीसरी बात मास से रिलेटेड है। देखो तीसरा पॉइंट मैंने इसका भी मास से रिलेटेड लिखा है, इसका भी मास से रिलेटेड लिखा है, इसका भी मैंने मास से रिलेटेड लिखा है, लेकिन थोड़ा एक दूसरे तरीके से लिखा है। ज़रा देखिएगा कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ख़ास किस्म की रेडिएशंस होती हैं, ये चीज़ आप फिज़िक्स में यकीनी तौर पर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनका किसी किस्म का कोई वजन नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट मीन्स दे हैव नो मास, इनका कोई मास नहीं होता, ठीक है, गैमा रेज का। अच्छा, दे हैव मोर पेनिट्रेशन पावर देन बीटा रेज। देखो अल्फा के मुकाबले में बीटा की पेनिट्रेशन ज्यादा थी और बीटा के मुकाबले में गैमा की पेनिट्रेशन ज्यादा है। यानी इसको अगर हम ऐसी एग्जांपल रखेंगे, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक पेपर रखा, पेपर के पीछे एल्यूमिनियम रखा, तो अगर मैं तीनों रेडिएशंस पास करूंगा तो अल्फा रेज इसमें से पास नहीं होंगी, बीटा रेज और गैमा रेज पेपर पे से पास हो जाएंगी, ठीक है? बीटा रेज एल्यूमिनियम में से पास नहीं हो पाएंगी क्योंकि एल्यूमिनियम थिक है, मोटा है, लेकिन गैमा रेज इसमें से भी पास हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं पेनिट्रेशन वाली बात, सही है? तो अब आप एक मरतबा इसको नोट कर लें, देख लें, इसके बाद हम आगे चलेंगे और हमारा इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का, कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, हम उसे देखेंगे इसके बाद। अच्छा बेटा, तो अब हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932 बाय अ साइंटिस्ट नेम जेम्स शेडविक। एक साइंटिस्ट थे जेम्स शेडविक नाम के, उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और उन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर कैसे किया, ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। यहाँ पे मैं बात लिख देता हूँ, ही बम्बार्टेड अल्फा रेज ऑन बेरिलियम। बेरिलियम एलिमेंट के ऊपर इन्होंने अल्फा रेज को हिट किया, तो ये इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, ठीक है? अच्छा, अब किस तरीके से सर? देखो, मान लो ये मेरे पास एक गन है और इसमें से अल्फा रेज निकलती हैं, ठीक है? ये मेरे पास एक गन है, अल्फा रे गन, ठीक है? हम लिख लेते हैं। और इसमें से अल्फा रेडिएशंस निकलती हैं और यहाँ पर इन्होंने एक सॉलिड एक टुकड़ा रख लिया, किसका? बेरिलियम का। जब इन्होंने इसको हिट किया तो नतीजे में कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो कि इनविजिबल थे और किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं था इन पर, न्यूट्रॉन्स बन गए। अच्छा, अब ये इसे कैसे पता चला कि भाई न्यूट्रॉन बने भी हैं यहाँ पर? तो वो रिएक्शन से पता चला बेटा। देखो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम एलिमेंट लिया,
उसके ऊपर इन्होंने अल्फा रेस को हिट किया, तो अल्फा रेस के हिट करने पर ये जो बेरिलियम का सैंपल था ना, ये बेरिलियम का सैंपल, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया कार्बन, कार्बन एलिमेंट बन गया। अच्छा अब जरा गौर करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका मास नंबर होता है 9। अब अल्फा की अगर बात करें तो अभी हमने अल्फा को देखा था कि अल्फा पार्टिकल जो है उसका चार्ज नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4 सॉरी। तो अल्फा का मास नंबर क्या आ जाएगा 4 और चार्ज नंबर क्या आ जाएगा 2। उस हिसाब से देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। चार्ज के हिसाब से 4 + 2 6 हो गया, सही है, लेकिन मास के हिसाब से तो बात बराबर नहीं हो रही। 9 + 4 13 होता है, यहाँ क्या बन रहा है 12 बन रहा है। तो इस हिसाब से आपने चैप्टर 2 में एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं हो रहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पा रहा ना बेटा। क्यों नहीं अप्लाई हो पा रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? क्योंकि वो तो ये कहता है कि रिएक्टेंट साइड पे जितना मास होगा टोटल, प्रोडक्ट साइड पर भी उतना ही मास होगा टोटल। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे टोटल मास आ रहा है 13, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर मास आ रहा है 12। तो इस बात का ये मतलब होता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पार्टिकल था या मिला है हमें जिसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं है, लेकिन उसका मास जरूर है और वो मास है 1। इस अननोन पार्टिकल को, जो कि उस वक्त हमें पता चला, देखो अब ये जो अननोन पार्टिकल होगा यहाँ पर, मतलब हमने कहा कि भाई होगा कोई ना कोई यहाँ पर पार्टिकल ताकि वो मास को बराबर करे। तो अब पहले क्या था यहाँ पर, देखो 9 + 4 13, अब ये 12 + 1 कितना हो गया 13। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मतलब प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर कोई मसला नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। लेकिन ये जो चार्ज है ये चार्ज की खैर है, अब देखो मास इक्वल हो गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो चीज यहाँ पर डिस्कवर हो रही है ये उस वक्त थी अननोन, उस वक्त हमें नहीं पता था, उस वक्त ये अननोन पार्टिकल थी। बाद में इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों? देखो न्यूट का जो लफ्ज है ना वो न्यूट्रल से निकला है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और ये जो न्यूट्रॉन का जो लफ्ज है ना, TRON का जो लफ्ज है ट्रॉन, इसी तरीके देखो इलेक्ट्रॉन में भी ट्रॉन आता है, प्रोटॉन में भी प्रोटॉन आता है। इस तरीके से ये जो ट्रॉन या टॉन का लफ्ज है ना, ये इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर का पार्टिकल है, ये एटम के अंदर होता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर पाया जाता है, लेकिन इसका मास उतना ही होता है। इसका मास अगर देखा जाए, मास इज स्लाइटली स्लाइटली बहुत मामूली सा जो है ना, इसका जो मास है स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन के मास से जरा सा ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, कैसे होता है, देखो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 एक्सपोनेंट -27 ग्राम्स, -27 ग्राम केजी, आई थिंक सो, ठीक है ना। और प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.76 एक्सपोनेंट -27 की। तो ये बस स्लाइटली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ बाय बम्बार्डिंग अल्फा रेज ऑन बेरिलियम एलिमेंट विच मेक्स कार्बन एंड अ न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल। वो इस तरीके से बनता है, मतलब इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। होप सो आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, कि एक साथ दो टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, इसको आप लोग देख लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। इंशाल्लाह आप लोग को वहाँ पर जवाब दिए जाएंगे। तो बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।